हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 8 करेंगे और पाठ का नाम है राउरकेला से पत्र। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 7 का हिंदी का पाठ पुस्तक है। तो चलिए हम लोग पाठ को शुरू करते हैं और उसके प्रश्न उत्तर को भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पाठ का नाम है राउरकेला से पत्र और जो यह पत्र है ना, मुकेश लिखा है। देखिए यहाँ लास्ट में पत्र लिखने वालों का नाम रहता है। तो ये देखिए मुकेश है, यही मुकेश है, इन्हीं ने पत्र लिखा है। और इसने किसे पत्र लिखा है, तो यहाँ देखिए प्रिय मित्र सचिन, इसने सचिन को पत्र लिखा है। और कहाँ से लिखा है, तो राउरकेला से लिखा है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, पत्र को पढ़ते हैं। प्रिय मित्र सचिन, यहाँ आकर इस बात के बारे में इतनी अधिक बातें जानने को मिली हैं कि मैं पत्र लिखने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। अर्थात मैं पत्र लिखने में मतलब बेचैन हो गया हूँ, काबू नहीं पा रहा हूँ। मैं तो पत्र लिखने का बहुत मन कर रहा है। ये बातें मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। अब देखिए क्या होता है, क्या लिखते हैं आगे मुकेश। तुम यह बातें तो भली प्रकार से जानते ही होगे कि इस युग में इस्पात का इतना अधिक महत्व है कि इसे इस्पात युग कहा जाने लगा है। इस्पात मतलब लोहा, ठीक है ना। सुई से लेकर भारी भारी गार्डर तक इस्पात से बनते हैं, चाहे छोटा से छोटा सामान हो चाहे बड़ा से बड़ा। अब लोहा यानी इस्पात का उपयोग होता ही है। आज के आर्थिक युग का ढांचा ही फौलादिया इस्पात पर टिका है। विकसित देशों में तो इसका अत्यधिक क्या होता है, प्रयोग हो रहा है। इसके बाद आगे देखिए, शायद तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में तो इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आया है। आज भी तुम कुतुब मीनार के पास खड़ी 1600 वर्ष पुरानी लोहे की लाट को देख सकते हो। उसमें न तो जंग लगी है और न उसकी चमक ही कम हुई है। जो कुतुब मीनार के पास में जो लौह स्तंभ है ना, वो 1600 वर्ष पुराना है, ठीक है ना, 1600 वर्ष पुराना है। और जो लोहा का बना है, लोह इस्पात का बना हुआ है। देखिए 1600 वर्ष पहले भी सब ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे, मतलब उन लोग का तकनीक कुछ और होगा, अच्छा ही होगा। तो वहाँ का जो लोहा, उन लोग जो लोहा से लोहा स्तंभ जो बनाया है उसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, उसका चमक भी बरकरार है। तो सोचिए कितना अच्छा क्वालिटी का होगा वो। अब देखिए आगे, पहले हमारे देश में इस्पात के केवल 3 कारखाने थे। हमारे विशाल देश के लिए इनका उत्पादन बहुत कम था। 1962 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के समय यह अनुमान लगाया गया कि भारत को प्रतिवर्ष 6 लाख टन इस्पात की आवश्यकता होगी। अतः इस्पात के 3 नए कारखाने खोलने की योजना बनाई गई। अब यह 3 कारखाना कौन कौन कहाँ थे देख लीजिए। इन 3 कारखानों के लिए जो 3 स्थान चुने गए थे वो थे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। और ये सब कहाँ थे, तो ये क्रमशः राउरकेला उड़ीसा में था, और भिलाई आपका मध्य प्रदेश में था, और पश्चिम बंगाल आपका, और दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में है। इस्पात के इन 3 कारखानों में 3 अरब रुपए लग गए। फिर हिंदुस्तान स्टील नामक संस्थान बनाई गई। इसका मालिकाना अधिकार भारत सरकार के पास है। अब देखिए सबसे पहले जो राउरकेला स्टील प्लांट है, जो भिलाई प्लांट है, स्टील प्लांट है, जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है, उसको तो खोला गया। उसके बाद फिर हिंदुस्तान स्टील नामक संस्था बनाई गई जिसका मालिकाना अधिकार भारत सरकार के पास है। आगे देखिए, कल मैंने यहाँ के प्लांट में जाकर देखा, दैत्यों के इस विशाल परिवार पर मनुष्यों ने कब्जा कर रखा है। दैत्यों के इस विशाल परिवार का अर्थ है कि बड़े बड़े जो मशीन रहते हैं उनको एक तरह से मशीनों का परिवार कहा गया है। इसमें दैत्यों का परिवार कहा गया है जिसमें मनुष्यों ने उस पर कब्जा कर लिया है। अर्थात जो भी कारखाना रहेगा उसको तो चालू करेगा चलाएगा मानव ही। अब देखिए आगे क्या होता है। लोहे की बनी दैत्याकार मशीनें जिनकी शक्ति बिजली और आग है, व्यवहार और वाणी में कर्कश हैं। उनमें राक्षसों की सी शक्ति है, किंतु वे मानव जाति का कल्याण करती है। भले ही मशीनें बहुत बड़े बड़े हो, दैत्याकार आकार के हो, उनके आवाज़ें भी जब वो चलती हैं तो आवाज़ें बहुत खराब भयानक सुनाई देता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो मानव जाति का कल्याण ही करती हैं, ठीक है ना। अब देखिए, एक ओर तो भट्टियों से पिघला हुआ लाल चमकता हुआ लोहा निकल रहा है, तो दूसरी ओर विशालकाय मशीनें लोहे की चादरें, गॉर्डर आदि बना रही हैं। क्या होता है कि पिघला हुआ लाल चमकता हुआ, मैंने पिघलता हुआ चमकता हुआ लोहा एकदम निकल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या होता है कि विशालकाय जो मशीन है उसको लोहा की चादरों में बदल देता है, पीट के फिर गॉर्डर में भी बदल देता है। पहले धमन भट्टी में लौह अयस्क, जमीन से निकला हुआ खनिज, लोहा, कोयला और चूना पत्थर के एक साथ झोंका जा रहा था।
सबसे पहले क्या होता है कि लोहा अयस्क है, जो ज़मीन से जो चूना आयरन पत्थर जो निकाला जाता है, और उसमें फिर कोयला हो गया, फिर चूना पत्थर हो गया, सबको एक ही साथ में वो भट्टी में क्या किया जाता है, झोंका जाता है, झोंक दिया जाता है, डाल दिया जाता है। कोयला जलकर भट्टी में इतनी गर्मी उत्पन्न करता है कि उससे लोहा पिघल जाता है। चूना पत्थर लोहे को साफ करती है, जो चूना पत्थर है वो लोहे को साफ करती है, ठीक है ना। इस प्रकार तैयार किए गए लोहे में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। इस कार्बन को ऑक्सीजन की सहायता से अलग कर लिया जाता है, कर देते हैं। ऑक्सीजन से लोहा साफ करने की विधि केवल राउरकेला में ही अपनाई जाती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, केवल राउरकेला में ही अपनाई जाती है। क्या चीज़? तो ऑक्सीजन से लोहा साफ करने की विधि को। अब इसके बाद में देखिए, मेरी आंखों के सामने अभी भी वह दृश्य नाच रहा है कि एक मशीन लाल दहकते हुए लोहे की बहुत बड़ी शिला को तेजी से बाहर ढकेल रही थी, और दूसरी मशीन अपने चपटे हाथों से उस शिला को दबाकर आधी मोटाई का बना रही थी। आगे चलकर यह मोटाई और घटती चली गई और चादर जितनी पतली बन गई। एक मशीन उन पर ठंडे पानी के छींटे मार रही थी, और उससे अगली मशीन के तेज हाथ द्वारा उस चादर को काटकर एक विशेष नाप का बना रही थी। यह सब काम मिनटों में ही हो गया। चादरों में पाइप बनाने का काम तो और भी कौतुकपूर्ण प्रतीत हुआ। जैसे चाक पर कुम्हार कच्ची मिट्टी को अपनी उंगलियों से दबाकर मनचाही शक्ल के बर्तन बना देता है, वैसे ही यहाँ की मशीनें चादरों को दबाकर घुमाकर कुछ ही मिनटों में गोल पाइप की शक्ल बना देती है। लोहे की करतलों छिलनों को एकत्रित करके दोबारा इस्तेमाल करने के लिए गोदाम में भेज दिया जा रहा था। ये लोग कुछ भी बर्बाद नहीं होने देते हैं। इसके बाद में है, मैंने यहाँ हजारों आदमियों के काम को सैकड़ों में करने वाली बड़ी बड़ी मशीनें क्रेन देखी, जो तेज़ी के साथ साथ आवाज़ करती हुई दौड़ती हैं और लोहे की बड़ी बड़ी चीज़ों को चुंबक के द्वारा उठा लिया जाता है, चुंबक के द्वारा उठा लेती है। इन सब को देखकर मन में ख्याल आता है कि यहाँ मनुष्य इन मशीनों के सामने चींटियों के समान छोटे से दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यह भी सही है कि एक छोटे से केबिन में बैठे आदमी ही छोटे छोटे बटनों के सहारे इन दैत्याकार मशीनों को पर अपना नियंत्रण रखता है। मनुष्य अपनी चतुरता से उन्हें अपनी सेवा के लिए विवश कर देता है। तो देखिए, शेष अगले पत्र में है, तुम्हारा मुकेश, अर्थात यह पत्र मुकेश ने लिखा है सचिन को राउरकेला से। अब अगला देखिए, यहाँ पर क्या है, आपका शब्दार्थ है, इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर वर्तनी पौधे से भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद में पहला प्रश्न है और दूसरा है नींद भी आ रहा है। इसके बाद देखिए, मौखिक प्रश्न है और फिर लिखित प्रश्न है। तो मौखिक प्रश्न 4 है और लिखित प्रश्न 5 है। तो सबसे पहले हम लोग मौखिक और लिखित प्रश्न को चलिए देख लेते हैं। देखिए, मौखिक प्रश्न, पहला प्रश्न है, यह पत्र कहाँ से, किसने और किसके द्वारा किसको लिखा गया है। यह पत्र कहाँ से, किसने और किसको लिखा गया है। तो उत्तर है, यह पत्र राउरकेला से मुकेश ने अपने मित्र सचिन को लिखा है। दूसरा प्रश्न है, हमारे देश में इस्पात के कारखाने कहाँ कहाँ हैं। तो उत्तर है, हमारे देश में इस्पात के कारखाने राउरकेला उड़ीसा, भिलाई मध्य प्रदेश तथा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। तीसरा प्रश्न है, किन देशों में इस्पात का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। तो उत्तर है, विकसित देशों में इस्पात का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी और चीन। चौथा प्रश्न है, ऑक्सीजन से लोहा साफ करने की विधि कहाँ अपनाई जाती है। तो उत्तर है, ऑक्सीजन से लोहा साफ करने की विधि केवल राउरकेला में अपनाई जाती है। इसके बाद में लिखित प्रश्न है। लिखित प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। आधुनिक युग को इस्पात का युग क्यों कहा जाता है। तो उत्तर है, आधुनिक युग को इस्पात का युग कहा जाता है क्योंकि आज सुई से लेकर भारी भरकम गार्डर तक अधिकांश मशीनें, इमारतें, वाहन और औद्योगिक उपकरण इस्पात से बनाए जाते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, लेखक ने इस्पात बनाने वाले मशीनों की तुलना दैत्यों से क्यों की है। तो उत्तर है, लेखक ने इस्पात बनाने वाले मशीनों की तुलना दैत्यों से इसलिए की है क्योंकि वे बहुत विशाल, शक्तिशाली और तेज आवाज़ करने वाले होते हैं, जो देखने में डरावनी लगती है। उनकी आवाज़ और गति देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई दैत्य काम कर रहा है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है,
राउरकेला में किस विधि से इस्पात बनाया जाता है? और उत्तर है राउरकेला में इस्पात बनाने के लिए ऑक्सीजन विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की सहायता से लोहे से कार्बन अलग किया जाता है। अगला है लोहे की चादरें किस प्रकार बनाई जाती है? उत्तर है लाल दहकती लोहे की शिला को मशीनें दबाकर उसकी मोटाई घटाती जाती है और अंत में चादर बनती है। पांचवा प्रश्न है चादरों से पाइपें किस प्रकार बनती हैं? उत्तर है लोहे की चादरों को विशेष मशीनों में डाला जाता है, उन्हें दबाकर और घुमा घुमाकर गोल आकृति में बना देती हैं और इस तरह पाइप तैयार होते हैं। फिर देखिए क्या है, मौखिक प्रश्न हो गया, लिखित प्रश्न हो गया, उसके बाद अब आते हैं आशय स्पष्ट करना है। ये आपका 3 प्रश्न है, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आज के आर्थिक युग का ढांचा फौलाद या इस्पात पर टिका है। तो देखिए इसका आशय क्या है, आशय मतलब इसका अर्थ क्या है, इस्पात के बिना न तो आधुनिक उद्योग चल सकते हैं और न ही निर्माण कार्य हो सकते हैं, इसलिए आज की अर्थव्यवस्था इस्पात पर ही टिकी हुई है। दूसरा है उनमें राक्षसों की सी शक्ति है किंतु वे मानव जाति का कल्याण करती हैं। तो इसका आशय क्या है, तो हालांकि मशीनों की ताकत राक्षस जैसी होती हैं, लेकिन वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि समाज के विकास में सहायक होते हैं। इसके बाद तीसरा देखिए, मनुष्य अपनी चतुरता से दैत्याकार मशीनों को अपनी सेवा करने के लिए विवश कर देता है। उत्तर देखिए, इसका उत्तर अर्थात आशय देखिए, मशीनें चाहे कितनी भी बड़ी हों और शक्तिशाली हों, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि और कौशल से उन्हें अपने नियंत्रण में ले आता है। इसके बाद में देखिए क्या है, देखते हैं। देखिए आशय स्पष्ट करो हो गया। इसके बाद है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। तो यहाँ देखिए, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पहले धमनी भट्टी में लौह अयस्क अर्थात जमीन से निकला खनिज लोहा कोयले और चूना पत्थर के साथ झोंका जा रहा था। कोयला जलकर भट्टी में इतनी गर्मी उत्पन्न करता है कि उससे लोहा पिघल जाता है। चूना पत्थर लोहे को साफ करता है। इस प्रकार तैयार किए गए लोहे में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। इस कार्बन को ऑक्सीजन की सहायता से साफ करता है, अलग कर देते हैं। ऑक्सीजन से लोहा साफ करने की विधि केवल राउरकेला में ही अपनाई जाती है। अब देखिए पहला प्रश्न है, प्रश्न लिखा हुआ है धमन भट्टी में सबसे पहले क्या झोंका गया? तो यहाँ उत्तर हम बगल में ही लिखे हैं, देख लीजिए। धमन भट्टी में सबसे पहले लौह अयस्क कोयला और चूना पत्थर झोंका गया। दूसरा प्रश्न है लोहा कैसे पिघल जाता है? तो इसका उत्तर यहाँ पर हम देखिए, ये हरा रंग में है, तो यहाँ भी हरा रंग में जो है वही इसका उत्तर है। यहाँ देखिए हम टिक लगा देते हैं। कोयला जलकर भट्टी में इतना गर्मी उत्पन्न करता है कि उससे लोहा पिघल जाता है। ये आपका दूसरा का आंसर है। अब देखिए तीसरा है कार्बन को किसकी सहायता से अलग करते हैं? तो कार्बन को ऑक्सीजन की सहायता से अलग करते हैं। चौथा प्रश्न है अधिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? मतलब अधिक का उल्टा क्या होता है? तो उसका उल्टा है आपका न्यून। उसके बाद है बहुवैकल्पिक प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है सुई से लेकर भारी गार्डर तक इस्पात से बनते हैं। इसमें यहाँ पर इस्पात आपको भरना है, इसमें आपको टिक लगा देना है ख में। इसके बाद देखिए दूसरा है हिंदुस्तान स्टील नामक संस्था का मालिकाना अधिकार किसके पास है? तो आपका भारत सरकार के पास में है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है पाठ के अनुसार चूना पत्थर से क्या साफ किया जाता है? तो यहाँ देखिए उत्तर है आपका इस्पात साफ किया जाता है। इसके बाद मूल्य परक प्रश्न है। तो प्रश्न बोलता है कि इस्पात उद्योग एक पूंजी प्रधान उद्योग है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क भी देना है, तर्क दीजिए। तो उत्तर है हाँ, मैं सहमत हूँ। इस्पात उद्योग को स्थापित करने में बहुत अधिक पूंजी लगती है क्योंकि इसमें विशाल मशीनें, भारी निर्माण, ऊर्जा की आवश्यकता और कुशल श्रमिकों की ज़रूरत होती है। इसके उदाहरण हैं राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के संयंत्र हैं। इसके बाद में देखिए भाषा अध्ययन है, आपको इसमें वर्ण विच्छेद करना है। तो इस बात का देखिए ई फिर जोड़ स है, फिर से प है, फिर आ हो, इस तरह से आपको लिखना है। इसको सब देख कर लिख लीजिएगा। क ख ग घ सब दिया हुआ है, हम लिख दिए हैं पहले से ही। इसके बाद में देखिए अगला है कुछ शब्दों को एक से अधिक अर्थ होते हैं। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, इन्हें अनेकार्थ शब्द कहते हैं। जैसे कर हो गया, जो कर है
उसको दो ठो मतलब अलग अलग इसके अर्थ हो सकते हैं। जैसे सरकार जनता पर कर लगाती है, यहाँ कर का अर्थ हो गया टैक्स हो गया। फिर देखिए दूसरा क्या है, मैंने प्रसाद के लिए अपने कर बढ़ाए, कर के यहाँ मतलब हाथ हो गया। इसी प्रकार से आपको नीचे जो दिया गया है शब्द उसका आपको दो दो ठो वाक्य बनाना है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो। तो यहाँ देखिए कल मैं स्कूल गया था, यहाँ पर जो कल है इसका अर्थ होता है समय, समय से है, ठीक है ना। अब देखिए मशीन का कल टूट गया, इसका अर्थ हो गया आपका पुर्जा, मतलब कि कोई भी टूल्स होगा ये साथी, कोई मशीन होगा, कोई भाग होगा, उसी को कल बोलते हैं। अब देखिए जग, तो वह दूध का जग ले आया, यहाँ पर जग का अर्थ है बर्तन, ठीक है ना, वह दूध का जग ले आ। अब यहाँ देखिए यह सारा जग दुखों से भरा, यहाँ जग का अर्थ है दुनिया, यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद है भाग, मैंने प्रश्न का पहला भाग पढ़ लिया, यहाँ भाग का अर्थ है हिस्सा, ठीक है ना। और देखिए मेहनत का भाग खुलता है, तो यहाँ पर भाग का अर्थ है नसीब। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है, वाक्यों में उचित विराम चिन्ह आपको लगाना है। तो क्या प्रश्न पत्र 3 घंटे में समाप्त हो गया, यहाँ पर प्रश्न वाक्य छूटा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर हम प्रश्न वाक्य यहाँ पर दे दिए हैं। विद्यार्थियों में पुरस्कार बांट दिए गए, अब इसमें कुछ भी छूटा हुआ नहीं था तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे ही उतार दिए हैं, विद्यार्थियों में पुरस्कार बांट दिए गए हैं, क्योंकि इसमें सब दिया हुआ है पहले से ही। वाह क्या मिठाई है, यहाँ पर आपका जो विस्मयादि बोधक मार्क होता है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, वो छूटा हुआ है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर दे दिए हैं। अब देखिए आशु, पूजा और मयंक पार्क गए हैं, यहाँ पर कोमा होगा, ठीक है ना। आशु, पूजा, यहाँ पर कोमा एक बार होगा, यहाँ पर पुण्य ब्रह्म होगा, तो वहीं पर लगा दिए हैं, यहाँ हम कोमा लगा दिए हैं, यहाँ पर इस तरह से कर दिए हैं। आपको इसी तरह से आपको करना है। तो देखिए अब उसके बाद पाठ से आगे है, इसके बाद पाठ समाप्त होता है। पाठ से आगे है कल्पना करना है, यदि सुई न होती तो कपड़े कैसे सिल जाते। तो हम उत्तर लिखे हैं, यदि सुई न होती तो कपड़े सिलना बहुत कठिन होता, हमें हाथ से गांठों के माध्यम से कपड़े जोड़ने पड़ते या किसी अन्य औजार की खोज करनी पड़ती। सुई कपड़ा सिलने के लिए बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से हम लोग स्वेटर का बुनाई करते हैं ना, उसी प्रकार से मेहनत करना पड़ता है। तो इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। आगे है पाठ से आगे, तो इसको आप लिखिए या मत लिखिए, यहाँ पर भी लिखे हैं, आप लिख सकते हैं। देखिए पहला है बुझावल है, लोहा खींचूं ऐसी ताकत है पर रबड़ मुझे हराता है, लेकिन रबड़ से हार जाता है। खोई सुई में पा लेता हूँ, मेरा खेल निराला है, चुंबक है। इसी प्रकार से इसका देखिए बुझावल का साबुन है, इसका प्रसाद जहाज है, सुई सब देख लीजिएगा। इस प्रकार से यह वीडियो समाप्त होता है। और मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिए। और अगर आपको प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट हम बनाए हुए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।